माँ, मुझे ठंड लग रही है। तुम मेरे पास आ जाओ बेटा। आज की रात किसी तरह काट लो। सुबह होते ही हम गर्म इलाके की तरफ चले जाएंगे। माँ बेटे पक्षियों का कोई ठिकाना नहीं होता। हमें जिंदा रहने के लिए हर मौसम में सफर करना होता है। कौवे भाई, तुम इधर क्या कर रहे हो? तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? मेरा झुंड पीछे आ रहा है। मैंने थोड़ा पहले उड़ान भरी थी ताकि अपने साथियों को मौसम से आगाह कर सकूं। हम गर्म इलाके से हैं। हम यहाँ कुछ दिन रहेंगे। तुम यहाँ क्यों आए हो? हम गर्म इलाके में नहीं रह सकते। यहाँ का मौसम काफी ठंडा है। हमारे परिवार को ठंड की जरूरत होती है, हम इसलिए यहाँ आए हैं। लेकिन कौवे भैया, आप यहाँ मर जाओगे। आपके जंगल के तो कौवे भैया, तुम तो कुछ बोल भी नहीं पा रहे हो। अजनबी पक्षी ने कालू के ऊपर बैठकर अपने शरीर की गर्मी से पूरी रात उसकी जान बचाई और सुबह हो सुंदर जंगल में रानो चिड़िया अपने घोंसले में बैठी बहुत खुश थी, क्योंकि आज उसने एक अंडा दिया था। वो अपने आने वाले बच्चे के सपने देख रही थी। आज मेरे सपने पूरे होंगे। मैं माँ बनने वाली हूँ। मेरे इस बच्चे को बचाने के लिए तो मैं अपने छोटे से बच्चे की हर इच्छा पूरी करूँगी। तभी वहाँ रानो की सास और उसका पति कालू कौवा आते हैं। सास के चेहरे पर सख्त भाव थे। माँ जी सुनिए, मैंने बहुत बड़ी खुशी की बात है। परंतु मेरी एक बात याद रखना, हमारे परिवार में बेटा ही होता है। हमारी ये परंपरा वर्षों से चली आ रही है। ऐसा न हो कि तुम्हारे माँ बनने की खुशी दुख में बदल जाए। मुझे तो उम्मीद है कि इस अंडे से बेटा ही निकलेगा। माँ जी, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? बेटा या बेटी, पक्षियों के अपने बच्चे होते हैं। मैं तो अपने बेटा बेटी दोनों को एक जैसा ही प्यार करूँगी। तुम चुप रहो और माँ जी के कान खोल कर सुन लो। अगर अंडे से बेटी निकली तो मैं तुम्हें घर से निकाल दूंगा। अब खड़ी खड़ी हमारा मुंह क्या देख रही हो? जाओ और हमारे लिए खाने के लिए कुछ ढूंढ कर लाओ। रानो चिड़िया भारी मन से अपने पति और सास के लिए भोजन तलाशने निकलती है। उड़ते उड़ते वो थक जाती है और एक पेड़ पर बैठती है। इस बार ठंड की बहुत लंबी हो गई थी। मुझे भी इस बच्चे का इंतजार है। भगवान, मेरे बच्चे को हर मुसीबत से बचाना। तभी वहाँ उसकी सहेली टूनी चिड़िया आती है, जिसके पास कुछ ताजे अमरूद थे। बहन रानो, तुम यहाँ इस हाल में? और आपको तो पता है मैं कितने समय से संतान के लिए तरस रही थी। अब जाकर भगवान ने मुझे ये सुख दिया है। बहन, मुझे बहुत डर लग रहा है। अगर मेरे अंडे से बेटी निकली तो मेरे पति और सास मुझे घर से निकाल देंगे। बहन, हिम्मत रखो। जब नन्ही चिड़िया दुनिया में आएगी तो पति और सास भी उससे प्यार करने लगेंगे। जब उसे देखेंगे तो सब गुस्सा भूल जाएंगे। ये लो, मेरे पास ये अमरूद है। आप ये अमरूद लो और खुशी खुशी अपने घर जाओ। रात को घोंसले में लेटे हुए रानो चिड़िया अपने पति को समझाने की आखिरी कोशिश करती है। आप यही बात तो मैं आगे माँ जी के रहने की बातें करती हैं। अब समाज बदल गया है, विचार बदल गए हैं और बेटा बेटी इस समाज में एक जैसे हैं। ऐसा कौन सा काम है जो बेटा करता है और बेटी नहीं कर सकती? मैं कुछ नहीं सुन सकता। मेरा बेटा मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाएगा। मुझे तो लग रहा है मुझे तुम्हारी ये बात माननी ही पड़ेगी। दिन और रात गुजरते हैं। अंडा फूटने का समय आता है। रानो चिड़िया सुबह उठकर भगवान से प्रार्थना करती है। हे भगवान, आप सब जानते हो मेरा और कोई भी नहीं इस दुनिया में। अगर मेरे अंडे से बेटी निकली तो मेरी सास मुझे घर से निकाल देगी। मुझे तो बेटे और बेटी कोई फर्क नहीं, परंतु मैं मजबूर हूँ। सुबह की पहली किरण के साथ ही अंडे में दरारें पड़ने लगती हैं। रानो चिड़िया की सांसें थमी हुई थी। तभी अंडे से एक नहीं बल्कि दो नन्हे और प्यारे बच्चे बाहर आते हैं, एक बेटा और एक बेटी। बच्चों को देखकर रानो की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। भगवान, आपका लाख लाख शुक्र है। आपने मुझे मेरे बच्चे दे दिए, मेरी गोद सोनी नहीं छोड़ी। आपने मुझे बेटा भी दिया और बेटी भी। माँ, मुझे भूख लगी है, कुछ खाने को दो। हाँ माँ, मुझे बहुत भूख लगी हुई है। रानो चिड़िया तुरंत बच्चों को पास में रखे अंगूर खिलाने लगती है। तभी वहाँ उसकी सास आ जाती है और बेटी को देखकर उसका चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। मैं तो सोचती थी कि हमारे घर सिर्फ कुल का दीपक आएगा और इसकी माँ कहती थी कि बेटा जरूर निकलेगा, तो आज ये बेटी भी निकल आई।
हमारे परिवार की परंपरा टूट गई। दादी माँ, मुझे भूख लगी हुई है। क्या ये अंगूर आपके लिए है? आप भी खा लो। बेटी, ये लो, तुम अंगूर खा लो। दादी माँ को तंग मत करो। तुम्हारा स्वभाव तो तुम्हारी माँ जैसा ही रहेगा, हमेशा अपनी मनमानी करना। दादी माँ, मैं आपसे गुस्सा नहीं बोलूंगी, नहीं बोलूंगी, और मैं खुद अपनी मर्जी से लेकर खा लूंगी। पर चलो, आप गुस्सा छोड़ो और ले लो ना। आज पहला दिन है हमारे घर में। आप हमारे हाथ से कुछ अंगूर खा लो। नन्ही बेटी की इस बेपनाह मासूमियत और प्यार भरे शब्दों को देखकर सास का सख्त दिल अंदर से पिघलने लगता है, लेकिन वो अपनी अकड़ दिखाने के लिए वहाँ से उठकर बाहर चली जाती है। अपनी सास को उदास देखकर नन्हा बेटा अपनी माँ रानो से पानी मांगता है और रानो बच्चों का ध्यान बहलाने के लिए उन्हें नदी किनारे ले आती है। माँ, मुझे नदी का मीठा पानी पीना है। आओ बेटा, तुम दोनों मेरे साथ चलो। तुम दोनों ध्यान रखना, मैं अभी नदी से साफ पानी लेकर आती हूँ। रानो बच्चों को किनारे पर बिठाकर नदी से पानी लेने के लिए थोड़ा आगे जाती है। तभी पीछे से घोंसले से उनका पीछा करते हुए सास भी नदी किनारे पहुँच जाती है। रानो को पानी लेता देख वो बच्चों के पास आकर उन्हें दुलारने लगती है। सच कहूँ तो एक बेटा और एक बेटी का होना, ये तो बहुत खुशी की बात है। अब तो अंदर से मेरा दिल भी बहुत खुश है। एक दादी अपनी पोती से भला कब तक दूर रह सकती है। दादी माँ, जब हम दोनों बहन भाई बड़े हो जाएंगे तो आपके लिए अच्छे अच्छे काम करेंगे। आपको कभी कोई तकलीफ नहीं होने देंगे। मेरे प्यारे बच्चों, मैं तुम्हारे नन्हे पंखों और अपने इन हाथों से तुम्हारी पूरी दुनिया संवारूंगी। शाम को रानो चिड़िया बच्चों और अपनी सास के साथ वापस अपने घोंसले में आती है। परिवार में अब एक खूबसूरत बदलाव आ चुका है। तभी कालू कौवा भी वहाँ आ जाता। ये मैं क्या देख रहा हूँ? माँ जी, आप इन बच्चों के साथ? कालू बेटे, अब तुम भी अपनी जिद छोड़ो और मुझे माफ कर दो। मैंने हमेशा बहू को डराया, लेकिन मुझे नहीं पता था कि हमारी ये नन्ही पोती इतनी बुद्धिमान है। ये तो चंद लम्हों में ही सबका दिल जीत लेती है। मैं अपनी बहू और पोती को भी अपने पोते की तरह ही बराबर प्यार करूंगी। दादी माँ, अब हमारी दोस्ती पक्की? हाँ मेरी बच्ची, अब हमारी दोस्ती पक्की। तुम पर बहुत प्यार आ रहा है मेरी छोटी सी चिड़िया। क्या सच में? मेरे इस पोते पोती ने तो वाकई चंद लम्हों में ही मेरा दिल भी जीत लिया है। रानो, मुझे और माँ जी को माफ कर दो। हमने तुम्हारे साथ बहुत बुरा व्यवहार किया था। माँ जी, आप हम सब की माँ हैं और आप मेरे पति हैं। आप दोनों खुश तो हम सब खुश। अब हमारा परिवार पूरा हो गया। कुछ दिन बीतते हैं। अचानक मौसम करवट लेता है। आसमान में काले बादल छा जाते हैं और तेज ठंडी हवाएं चलने लगती हैं। रानो चिड़िया सभी पक्षियों को इकट्ठा करती है। कालू कौवा घमंड में एक डाल पर अकेला बैठा था। कालू भैया, मौसम काफी ज्यादा ठंडा हो गया है और बर्फबारी शुरू होने वाली है। हम सब इसलिए इकट्ठे हुए थे, लेकिन आप नहीं आए। आप हमेशा अकेले रहते हो, कभी किसी से दोस्ती नहीं करते, किसी के साथ बनाकर नहीं रखते। ऐसे अकेले जीना बहुत मुश्किल है। पता नहीं कैसे रहते हो। तुम सबसे बड़ा मुझे अपने अच्छे और बुरे की पहचान है, तो मुझे रोज कोई न कोई नसीहत न किया करो। जाओ, अपना काम करो और मुझे सोने दो। नहीं कालू भैया, मैं आपको ऐसे अकेला नहीं छोड़ सकती। हम सब पक्षियों ने फैसला किया है कि हम कल सुबह प्रवास कर लेंगे पूर्व घने जंगल की तरफ। पूर्व की तरफ जाना है हमें, बड़े जंगल में। वहाँ का मौसम बिल्कुल ठीक है। हम 3 महीने वही गुजारेंगे। मेरी बात मान जाओ और हमारे साथ चलो। एक बार कह दिया ना, 100 बार मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊँगा। अब तुम यहाँ से जा सकती हो। रानो चिड़िया निराश होकर वहाँ से चली जाती है। कालू कौवा अकेले में मुस्कुराता है। छोटी और कमजोर चिड़िया, इसे क्या पता मैं कितना ताकतवर हूँ और मेरे पंख कितने सख्त हैं। भला मुझ पर क्या असर होगा इस ठंडे मौसम का। शाम को रानो चिड़िया बाकी सभी पक्षियों, जिसमें बटी कबूतर, उसका परिवार और अन्य पक्षी शामिल।
कल हम सब सुबह रोशनी होते ही यहाँ से चले जाएंगे। सब पक्षी इस बड़े पेड़ पर इकट्ठे हो जाएं। सुबह हम यहाँ से ही अपने सफर की शुरुआत करेंगे। और हाँ, कोई भी पक्षी ज्यादा देर ना करे, हमें सुबह सवेरे ही निकलना होगा। कालू कौवा नहीं आया? क्या वो हमारे साथ नहीं चल रहा? कालू कौवा आने के लिए तैयार नहीं था। मैं उसकी तरफ बड़ी उम्मीद से गई थी। मैंने बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन वो मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं था। वो कह रहा था, आप जाओ, मैं नहीं जाऊंगा तुम्हारे साथ। पागल हो गया है क्या वो? अगर बर्फबारी शुरू हो गई तो उसकी जान को खतरा हो सकता है। लेकिन हम कुछ नहीं कर सकते। रात बढ़ती है, ठंड और तेज हो जाती है। घोंसले में नन्हे बच्चे कांपने लगते हैं। माँ, मुझे ठंड लग रही है। तुम मेरे पास आ जाओ बेटा, आज की रात किसी तरह काट लो। सुबह होते ही हम गर्म इलाके की तरफ चले जाएंगे। माँ बेटे पक्षियों का कोई ठिकाना नहीं होता। हमें जिंदा रहने के लिए हर मौसम में सफर करना होता है। बातें करते करते सब सो जाते हैं। सुबह होते ही सारे पक्षी पेड़ पर जमा होते हैं। सब एक ही जगह पर इकट्ठे हो जाओ। किसी भी पक्षी ने कोई खाने की चीज छोड़कर नहीं जाना। यहाँ भी सफर करेंगे, सब साथ मिलकर करेंगे। सभी पक्षी आसमान में उड़ान भरते हैं और पूर्व की ओर निकल पड़ते हैं। इधर सूने जंगल में कालू कौवा अकेला उड़ रहा था। उसे लग रहा था कि पूरा जंगल अब सिर्फ उसका है। कितना मजा आ रहा है। अब तो जंगल में कोई शोर नहीं है। ऐसा लग रहा है जैसे ये सारा जंगल मेरा है। मैं कहीं भी जा सकता हूँ, किसी भी पेड़ पर बैठ सकता हूँ। मेरा क्या बिगड़ेगा। इस सर्दी में रात के समय तो घोंसले में ही रहूँगा। चिड़िया तो पागल है। देखते ही देखते शाम हो जाती है और आसमान से बर्फ की नन्ही बूंदें गिरने लगती हैं। वाह वाह, ये तो सबसे ज्यादा खूबसूरत आसमान है। ये तो ऐसे लग रहा है जैसे आसमान से कपास गिर रही हो। दूसरी तरफ उड़ते हुए पक्षियों का दल थक जाता है और बर्फबारी तेज होने के कारण कुछ देर आराम करने के लिए एक पेड़ पर बैठता है। रानू चिड़िया, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे हम रास्ता भटक गए हैं। हाँ बहन, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। हमें दिशा बदलनी होगी। दूसरी दिशा में थोड़ा छोटा रास्ता लेना होगा। सूरज ढलने और चारों तरफ गहरी धुंध छाने के कारण सारे पक्षी दिशा बदलकर एक अनजान पेड़ पर उतर जाते हैं। हमें मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। हम अपनी दिशा से मुकम्मल भटक चुके हैं। अब हमें ज्ञान से काम लेना होगा। ये क्या हो गया हमारे साथ? अब क्या होगा हमारा? कैसे इस अजनबी जंगल में रास्ता ढूंढेंगे? ऐसी बातें नहीं करते। समय आने पर सब ठीक होगा। अब घबराने से कुछ नहीं होगा। हमें रात यहीं गुजारनी होगी और खाने के लिए कुछ बंदोबस्त करते हैं। लेकिन आप में से कोई भी पक्षी अपनी जगह से नहीं हिलेगा। रात के अंधेरे में कुछ समझदार पक्षी भोजन की तलाश में आसपास निकलते हैं, जबकि बाकी पक्षी वही डाल पर रुकते हैं। इधर पुराने जंगल में कालू कौवा बर्फबारी का मजा ले ही रहा था कि अचानक ठंडे इलाके से आया एक अजनबी प्रवासी पक्षी गिद्ध उड़ता हुआ उसके पास आता है। ओ कौवे भाई, तुम इधर क्या कर रहे हो? तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? मेरा झुंड पीछे आ रहा है। मैंने थोड़ा पहले उड़ान भरी थी ताकि अपने साथियों को मौसम से आगाह कर सकूं। हम गर्म इलाके से हैं। हम यहाँ कुछ दिन रहेंगे। तुम यहाँ क्यों आए हो? हम गर्म इलाके में नहीं रह सकते। यहाँ का मौसम काफी ठंडा है। हमारे परिवार को ठंड की जरूरत होती है, हम इसलिए यहाँ आए हैं। लेकिन कौवे भैया, आप यहाँ मर जाओगे। आपके जंगल के तो तमाम पक्षी प्रवास कर चुके हैं। आप क्यों नहीं गए उनके साथ? मैं उन जैसा कमजोर नहीं हूँ। मैं बहुत ताकतवर हूँ। नहीं कौवे भैया, आज दिन में रोशनी थोड़ी ज्यादा थी और ये इस बात का संकेत है कि आज रात बहुत ज्यादा बर्फबारी होने वाली है। जाओ और यहाँ से भाग जाओ। हर कोई मुझे ही भाषण देने आ जाता है। सबको मेरी चिंता है। अजनबी पक्षी सिर हिलाकर पास के एक ऊंचे पेड़ पर बैठ जाता है। रात गहरी होती है और बर्फीली हवाएं चलने लगती हैं। कालू कौवे की हालत बिगड़ने लगती है। ठंड बहुत बढ़ गई है। हवा ने तो और इजाफा कर दिया था। रात गहराते ही भयंकर बर्फबारी से कालू के पंख पूरी तरह जम गए और वो बेबस होकर कांपने लगा। ये देखकर अजनबी पक्षी उड़कर उसके पास आया। कौवे भैया, तुम तो कुछ बोल भी नहीं पा रहे हो। अजनबी पक्षी ने कालू के ऊपर बैठकर अपने शरीर की गर्मी से पूरी रात उसकी जान बचाई और सुबह होते ही कालू की आंखें खुल गईं। मुझे विश्वास नहीं आ रहा कि मैं जिंदा हूँ। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद।
अगर तुम ना होते तो शायद आज की रात मेरी आखिरी रात होती। मुझे वापस जाना है। मैं आज अपने परिवार को, पता नहीं यहाँ बर्फबारी शुरू हो चुकी है, हम कल यहाँ आ जाएंगे। लेकिन कौवे भैया, आप यहाँ से चले जाओ। हम ठंडे मौसम के बारे में अच्छे से जानते हैं और मेरा अनुभव बता रहा है कि आज रात बारिश भी आने वाली है और तेज हवा भी। हाँ अजनबी पक्षी, मुझे अंदाजा हो गया है कि मुझे सब पक्षियों की बात मान लेनी चाहिए थी। मैंने जिद करके अपनी जान को खतरे में डाला। मुझे रास्ते का अच्छे से पता है और हमारे जंगल के पक्षी भी अभी रास्ते में ही होंगे। मैं इन्हें ढूंढूंगा। तुम्हारा फिर से धन्यवाद। कालू कौवा पूरी ताकत से उड़ता है और रास्ता भटक कर पेड़ पर डरे हुए बैठे पक्षियों के पास तुरंत नीचे उतरता है। अरे दोस्तों, तुम सब यहाँ हो? कालू भैया, आप? अच्छा ही हुआ आप आ गए। हम तो दिशा भटक गए थे कल शाम से और हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि किस दिशा में जाएं। फिर हम यहीं बैठ गए। रानू बहन, मैंने तुम्हारी बात न मानकर बहुत बड़ी गलती की थी। तुमने बहुत अच्छा किया जो यहाँ बैठ गए। सामने जो पहाड़ हैं, उनके पीछे तेज हवाएं चल रही हैं। अगर आप उधर चले जाते तो वो हवाएं किसी को न छोड़ती। वहाँ खतरा बहुत ज्यादा है। भगवान का शुक्र है कि तुम सही समय पर आ गए कालू भैया। तुम इस जंगल के सारे रास्ते जानते हो। अब हमें सही राह दिखाओ। कालू कौवा आगे आगे उड़ता है और सभी पक्षी सुरक्षित और गर्म इलाके की ओर बढ़ जाते हैं। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमें जिंदगी में एक दूसरे की मदद की जरूरत होती है। जिंदगी कभी अकेले नहीं गुजारी जा सकती।